हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई आप लोग। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर आईआईटीज एंड नेट जीआरएफ गेट या जो भी एग्जाम्स हैं आपके सबके लिए। मोनिका चौधरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मोनिका, बाकी लोग भाई जितने भी लोग प्रेजेंट हैं एक बार कमेंट कर देंगे तो अपना आगे फिर डिस्कस करेंगे। रामाशीष चौरसिया, गुड आफ्टरनून रामाशीष। बाकी लोग भाई ओडी, दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सब लोग पढ़ते आ रहे होंगे, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा। ओडी को सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं ये सब चीजें डिस्कस की होगी। अगर मैं इसकी बात करता हूं नेट जीआरएफ की, तो जो इसका वेटेज है वो है 20 मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क्स का यही आता है आपके पास, और 20 मार्क्स का आपके पास आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ओवरऑल बात करें तो आपके पास 40 मार्क्स के आ जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका जीआरएफ कराने के लिए, अगर बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप 80 मार्क्स के बाद 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ओडी के डायरेक्टली सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहीं पे इसकी बात करूं, आईआईटी जैम काफी अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है आईआईटी जैम के लिए। 10 to 12 मार्क्स, और 10 to 12 मार्क्स आईआईटी जैम के लिए काफी अच्छे हैं। ठीक है, मोहम्मद मेहंदी काजिम, गुड आफ्टरनून भाई। ठीक है, यहीं पे अगर हम आ जाएं अपना गेट के लिए, गेट एग्जाम, तो उसमें भी आप 7 to 8 मार्क्स आप लगा के चलिए। और गेट में जो टॉपिक 7 to 8 मार्क्स का आ रहा है, मतलब उसका वेटेज काफी अच्छा है। ठीक है, गेट में अगर कोई भी टॉपिक 8 मार्क्स तक जा रहा है, 5 से 10 के बीच में है, तो मतलब बहुत अच्छा वेटेज है, क्योंकि 25 to 30 मार्क्स ही चाहिए होते हैं आपको, ये ओडी की बात करें। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा रियल का भी यूज करेंगे, क्योंकि पहले एग्जाम में क्या करता था आपसे, अगर आपने देखा हो पहले क्वेश्चन 2014-15 तक का अपने पेपर उठा के देखा हो, पहले वो सॉल्यूशंस पूछता था, अप्लाइड मैथमेटिक्स कहें या ओडी कहें, पीडी कहें, सीओबी, इंटीग्रल, एनए या इनकी बात करें तो पूछता था, या एलए लीनियर अलजेब्रा की बात करें सिर्फ सॉल्यूशंस पूछता था। अब उसने अपना पैटर्न चेंज करके क्या कर दिया है, अब सॉल्यूशन का वो बिहेवियर पूछने लगा है। अब वो ये मान के चलता है कि आपको सॉल्यूशन फाइंड करना तो आता है, अब मुझे इसका बिहेवियर चेक करना है कि इसका बिहेवियर क्या होगा। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन, कि ये सॉल्यूशन बाउंडेड होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, मोनोटोनिक होगा। ठीक है, ये सब कंडीशंस वो लगाता है। तो ये पैटर्न चेंज हुआ है एग्जाम में, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो ये पैटर्न चेंज हुआ है। और जैसे ही वो सॉल्यूशन का बिहेवियर पूछना शुरू करता है, तो मेरा जो रियल है उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी हुई, डिफरेंशिएबिलिटी हुई, बाउंडेडनेस हुई, इसकी मोनोटोनिसिटी हुई, ये सब हम रियल में ही तो सीखते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ओडी पढ़ने के लिए थोड़ा रियल का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि रियल बहुत से बच्चे एग्जाम में मतलब डरते हैं रियल से। मैंने देखा है एग्जाम के लिए कि रियल एक ऐसा हुआ बना होता है दिमाग में कि इसके क्वेश्चन होंगे। तो ये है। अगर इसके सिलेबस की बात करूं, ओडी के सिलेबस, ओडी के अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे, ये नहीं कि हम कुछ भी छोड़ देंगे। इंट्रोडक्शन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन,
पहला चैप्टर अपना यही रहेगा और इसमें भी आपको काफी मजा आएगा। इंट्रोडक्शन में भी ऐसा नहीं कि ये कोई बोरिंग टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग होता है, काफी कि इंट्रोडक्शन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सेकंड फिर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की किसकी, होता फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई आवाज आपको क्लियर आ रही है ना, क्योंकि मैं थोड़ा तेज नहीं बोल सकता अपने गले की वजह से। अगर मैं तेज बोलूंगा तो 2 दिन बाद फिर वही हालत हो जाएगी कि क्लास भी ना ले पाऊं। आपको वॉल्यूम तो सबको सही आ रही होगी। तो यहां पे आया इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, इसी में नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनके अंदर अलग अलग स्टॉपिंग है, ये भी मेन हेडिंग आपको बता रहा हूं। जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसी में अगर हम बात करें फोर्थ, सिस्टम ऑफ ओडी, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, सिस्टम ऑफ ओडी ये आपके पास है। फिफ्थ, यहां से भाई क्वेश्चन आ रहा है नेट में, फिफ्थ चैप्टर, यूनिकनेस एंड एग्जिस्टनेस, मतलब यहां पे जीरोज का कंसेप्ट आता है। यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस, यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस। सिक्स्थ, यहां पे आ जाता है जीरोज का बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, अगर मैं जैम के लिए बात करूं तो जैम के लिए मेरे पास जो फर्स्ट 4 चैप्टर हैं वो ही है, ये मेरा सिलेबस है आईआईटी जैम का। यहां तक दोनों कॉमन पढ़ते हैं हम, नेट वाले भी और जैम वाले। तो आईआईटी जैम के लिए जो आपके पास चैप्टर्स हैं वो है इंट्रोडक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन का, फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री, जनरल थ्योरी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम ऑफ ओडी। और ये ओवरऑल की अगर हम बात करें, ये पूरा सिलेबस है नेट का। दिस इज गेट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है आपके पास, वो क्या है, रेगुलर इरेगुलर पॉइंट, रेगुलर पॉइंट इरेगुलर पॉइंट, वो हम गेट के लिए एक्स्ट्रा पढ़ते हैं इन ओडी में। ठीक है, वो अलग से आपको बताया भी जाएगा गेट के लिए स्पेशल मेंशन करके कि ये गेट में वहां से क्वेश्चन वो पूछता है, लिंक्ड क्वेश्चन पूछता है गेट के लिए, रेगुलर एंड इरेगुलर। तो नेट का ये है, जैम के लिए फर्स्ट 4 चैप्टर है, यूनिकनेस एग्जिस्टेंस से एक बार क्वेश्चन उसने पूछा है, 1-2 बार जैम में वो पूछ लेता है जबकि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो जो क्वेश्चन पूछता है वो मैं फर्स्ट चैप्टर में ही करा दूंगा, तो जैम वालों को भी टेंशन नहीं है। यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस है एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। दिस इज द सिलेबस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट भाई। सब लोग प्रेजेंट हो आगे भाई, जो जो लोग प्रेजेंट होने थे। शेड्यूल वगैरह तो सबको मिल जा रहा है। ठीक है, दीपक कुमार है, मोहम्मद है, मोनिका, प्राची, ठीक है। चलिए सब लोग प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक एक चीजों को कनेक्ट करता जाएंगे कि डिपेंडेंट
एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ है वेरिएबल। बताओ कि वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल? क्या होता है इन मैथमेटिक्स, बताओगे? उसके बाद बात करेंगे किसकी? उसके बाद बात करेंगे किसकी? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो सबसे पहले तो मुझे वेरिएबल पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है। हाँ जी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट किया करो भाई, और जल्दी जल्दी बताया करो कि जितना लाइव इंटरेक्शन मेरा आपका होगा, जितना हेल्दी डिस्कशन होगा, हम लोगों के डाउट्स उतने ही क्लियर होंगे, उतना ही टॉपिक में मजा भी आएगा। तो सब लोग आंसर देंगे कि वेरिएबल क्या है। हाँ जी, बता सकता है कोई भी वेरिएबल क्या है? अब देखो, अगर मैं बात करूं, वेरिएबल वर्ड आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, एक वेरी 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 वर्ड से मिलता जुलता, कि वेरी कर रहा है, वेरियस उसमें वेरी कर रहा है, कि जो फिक्स ना हो, या कहें कि ए सिंबल फॉर ए वैल्यू वी डोंट नो इट, कि एक सिंबल जो हम उस वैल्यू के लिए यूज करते हैं जो हम अभी नहीं जानते, और किस लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे एक्स वाई। ठीक है, कि जैसे हम करें कि x + 2 = 6, x + 2 = 6। Here this is a वेरिएबल, क्योंकि ये वो वैल्यू है जो अभी हम नहीं जानते। ठीक है, ये सिंपल सी लैंग्वेज में कहें, क्योंकि वेरिएबल वर्ड आप देखो, वेरी वर्ड से आपको कुछ मिलता जुलता है, कि वेरी कर रहा है, कोई फिक्स चीज नहीं है। ठीक है, जैसे अगर रियल लाइफ एग्जांपल में आप समझो कि आपकी हाइट को एक वेरिएबल कह सकते हैं, कि जब आप छोटे थे हाइट कम थी, फिर आप बड़े हुए हाइट बढ़ती है, तो आपकी हाइट कोई कांस्टेंट नहीं है। 20-25 साल तक आप क्या करते जा रहे हो भाई? कभी आप 3 फुट के थे, फिर 3 फुट 5 इंच हुए, फिर आप 4 फुट 5 फुट 6 फुट, जिसको जहां तक मतलब पहुंचना है वहां तक वो वेरी करती जा रही है, कोई फिक्स नहीं है। तो मतलब एक वेरिएबल आपकी हाइट मान ले। या यदि आपका बैंक में तो सबका अकाउंट होगा, या घर वालों का बैंक में अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट है यदि मेरे पास, तो हम क्या करते हैं कि उसमें पैसे डाल भी रहे हैं, एटीएम के थ्रू निकाल भी रहे हैं। भाई ठीक है, अगर हमें पैसे डिपॉजिट करने हैं, ठीक है, हम गए बैंक में, हमने डिपॉजिट कर दिया और एटीएम के थ्रू विड्रॉ कर लिए। तो मतलब हमारा जो अकाउंट वेरी कर रहा है, अगर मैं देखूं पैसे के थ्रू, कि कभी पैसे उसमें अंदर ज्यादा हो जा रहे हैं, कभी कम हो जा रहे हैं, मतलब एक वेरिएबल है कि वो हम वैल्यू नहीं जानते, उसकी जगह हमने एक एक्स वैल्यू है कि एक्स अमाउंट मेरा बैंक में है। ठीक है, वेरिएबल होगा। अगर यहीं पे आप कांस्टेंट पे आ जाते हैं कि आप बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट कराते हो, कि भाई ये इतने दिन के लिए मैंने ये डिपॉजिट फिक्स करा दिया, अब मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, इतने दिन बाद ही ये फिक्स है, तो मतलब वो एक आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। या आपकी हाइट पे जाए कि भाई अब मेरी एज हो गई 32-35, अब शायद मेरी, हम मान के चलते हैं कि 99.9% मेरी हाइट नहीं पड़ेगी, तो अब एक मैं कांस्टेंट हाइट का हो गया 6 फीट मान लो है मेरी हाइट, तो मैं उसका हो गया, दिस इज द कांस्टेंट। अगर बेसिक सा डिफरेंस समझना है इन वेरिएबल एंड इन कांस्टेंट, इन मैथमेटिकली आप कह सकते हो, बहुत सी डेफिनेशन उसने दी है कि ए सिंबल फॉर ए वैल्यू वी डोंट नो येट इट। वेरिएबल क्या होता है? एक सिंबल होता है जिसको हम उस वैल्यू के लिए यूज करते हैं जिसको हम अभी नहीं जानते, मतलब ये वो वेरी कर रही है, और इसको हम यूजुअली एक्स वाई से डिनोट करते हैं, एक्स वाई लेटर से हम डिनोट करते हैं। तो समझ में आया कि क्या है वेरिएबल? समझे या नहीं ये बताइए जल्दी, फिर मैं चलता हूं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ जी बताइए, वेरिएबल का थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दूर हुआ, क्लियर है वेरिएबल क्या है? रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने आपको दिया, अगर समझने का तरीका है कांस्टेंट से कैसे डिफरेंस है वेरिएबल।
बताओ जल्दी बताइए। ठीक है, मोहम्मद मेहंदी काजिम के क्लियर है, बाकी लोग भाई मोनिका के क्लियर है, ठीक है चलिए, प्राची के भी क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कि जिस वेरिएबल की वैल्यू को मैं असाइन करूं, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है x, यदि मैं इसकी वैल्यू को असाइन करता हूं, जिस वैल्यू को मैं असाइन करता हूं वो मेरे पास क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि द वेरिएबल हुज वैल्यू इज असाइन, कि मेरे द्वारा असाइन की गई, कि भाई x को मैंने 1 असाइन किया, x को मैंने 2 असाइन किया, मैंने 3 असाइन किया, कि द वेरिएबल हुज वैल्यू इज असाइन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द वेरिएबल हुज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड, एंड जैसे अगर मैं लिखूं कि y इक्वल x प्लस 5, और x को मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू असाइन कर रहा हूं, असाइन क्या की 3, मान लीजिए x को वैल्यू असाइन की 3, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो मैंने x की वैल्यू असाइन की उसके कोरस्पोंडिंग मुझे किसकी वैल्यू मिली, y की। ठीक है, एंड द वेरिएबल हुज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड, वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू ऑब्टेन्ड की जाए किससे, असाइन वैल्यू की हेल्प से, वो वेरिएबल क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट। अगर मैं x को 3 असाइन करता हूं तो y मुझे क्या मिला, 8, तो मेरा y किस पे डिपेंड कर गया, इस x पे। अगर x 3 है तो y 8 मिलेगा, x चेंज कर दूंगा तो y खुद पे कुछ चेंज हो गया, तो x की डिपेंडेंसी किस पे आ गई, y की डिपेंडेंसी x पे, कि x को यदि मैं फर्दर चेंज करता जा रहा हूं तो मेरा y भी चेंज होता जा रहा है। अगर मैं x को फर्दर चेंज करता जा रहा हूं तो मेरा y भी चेंज होता जा रहा है। एक सेकेंड भाई, ठीक है, तो वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू को हम असाइन करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और असाइन वैल्यू की हेल्प से जिस वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसी को हम लिखेंगे थ्योरेटिकली, देखिए कि द वेरिएबल whose value is assigned is called, क्या कहलाएगा, is called independent variable. The variable whose value is assigned is called independent variable, and the variable whose value is obtained corresponding to assigned value is called dependent variable। क्या है कि द वेरिएबल हुज वैल्यू इज असाइन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द वेरिएबल हुज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड कोरस्पॉन्डिंग टू द असाइन वैल्यू इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है,
तो कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कब बनेगा, जब उसकी वैल्यू को असाइन किया जाएगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग जिस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड किया जाएगा वो मेरे पास क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये नहीं रट्टा मारना कि y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं लिख दूं अगर y इक्वल एक्स, ये आपने रट लिया कि सर y डिपेंडेंट है मेरा, x इंडिपेंडेंट है, जरूरी नहीं है, मैंने लिख दिया y इक्वल एक्स। अब यहां पे कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है आपके अकॉर्डिंग? तो अगर हम ये याद करते हैं चीज कि y सर डिपेंडेंट होगा, x इंडिपेंडेंट होगा, मैं एक लाइन लिख देता हूं y इक्वल एक्स एक इक्वेशन। तो यहां पे तो अगर y को मैं कहूं कि y मेरा, सर आप कहो कि y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, क्यों भाई? y इंडिपेंडेंट भी तो हो सकता है, मैं y को कोई वैल्यू असाइन करता हूं 1 तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है 1, तो y इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इनकी डेफिनेशन है वो ध्यान रखिए, कभी भी इस चीज को बहुत ध्यान करिए कि हम कहते हैं कि dy ओवर dx है, मान लो ओडी में पढ़ते हैं कि सर y आपका y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों भाई? हम पढ़ते हैं कि यही तो आप डिस्कस करते हो, dy ओवर dx डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन ही मैं पढ़ता हूं कि जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to one or more than one independent variable, वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। तो अगर कहो सर dy ओवर dx है, इसमें y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट, बट अगर मैं लिख दूं dy इक्वल dx, तब ठीक है ना, वो हमारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तब हम नहीं कह सकते कि y डिपेंडेंट है या x है, क्योंकि आपने कहा भाई मैं ये भी तो कर सकता हूं dx ओवर dy। अगर मैं y की कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूं तो मुझे x की मिल जा रही है कोरस्पॉन्डिंग, तो y मेरा इंडिपेंडेंट काम कर गया, तो उसको रटना बिल्कुल नहीं है भाई। मैंने लिख दिया dy ओवर इक्वल dx। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं भाई कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, तो ये लाइन लिखती ना dy इक्वल dx या y इक्वल x, कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है वो वैल्यू आ गई। तो मेरी जो वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा जिसकी वैल्यू मैं असाइन करूंगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग जिस वेरिएबल की वैल्यू को मैं फाइंड करूंगा वो मेरे पास डिपेंडेंट होगा। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें dy ओवर dx हो, dx ओवर dy हो, y इक्वल x हो, ये चेक करना है कि कौन इंडिपेंडेंट होगा और कौन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है जी, क्लियर सब लोगों को? इसका सबसे सिंपल उदाहरण अगर आपको मैं दूं, अगर हम देखें, यदि मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं f(a) फंक्शन आपको क्लियर होगा, मैं रियल में भी पढ़ाया, ग्रुप थ्योरी में भी आपको बताया, ठीक है, कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या कहता है कि डोमेन के हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोडोमेन में एक यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, कि डोमेन के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, किसमें? कोडोमेन में। तब वो मेरे पास क्या बनता है? फंक्शन। कि डोमेन का कोई भी एक एलिमेंट ना बच जाए जिसकी मेरे पास इमेज ना हो, अगर एक भी एलिमेंट बच गया तो वो फंक्शन ना हो। ठीक है, ये और कोडोमेन में एक यूनिक, कोडोमेन में एलिमेंट बच जाए उसका कोई दिक्कत नहीं है। या ज्योमेट्रिकली हम क्या करते हैं कि यदि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं किसके कोरस्पॉन्डिंग? पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वो एक से ज्यादा बार एक लाइन है जो पास हो रही है एक्स एक्सिस से, पैरेलल है वाई एक्सिस के, और गिवन कर्व को मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग दो इमेजेस मिल रही है, तो फंक्शन मेरे पास क्या होगा? वो मेरा फंक्शन नहीं होगा। ज्योमेट्रिकली डेफिनेशन भी ये थी कि यदि कोई लाइन है जो पास करती है एक्स एक्सिस से, पैरेलल है किसके? वाई एक्सिस के, और गिवन कर्व को मोर देन वन पॉइंट पे कट करती है, तो इसका मतलब इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक्स के डोमेन के एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको दो इमेज मिल रही है, तो ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। ज्योमेट्रिकली हमने ये भी पूरा प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं फंक्शन की बात करूं कि मेरा f(a2b) एक फंक्शन है, f(a2b) एक फंक्शन है, तो इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, डोमेन के
हर एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट यूनिक y बिलोंग्स टू बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक y बिलोंग्स टू बी such that there exists unique y belongs to b such that कि y equal fx, such that y equal fx। अब जैसे जैसे x चेंज करते जाओगे आपका y क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। भाई x को चेंज किया y के लिए, तो x आपके पास क्या हो, जैसे जैसे x की वैल्यू असाइन करते जाओगे y की वैल्यू मिलती जाएगी। भाई x को मैंने 1 असाइन किया तो y की वैल्यू 1 हो मिली, x इक्वल 2 पे भी हो सकता है y मुझे 1 ही मिल जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब मैं x की वैल्यू असाइन करता हूं तो उसके कोरेस्पोंडिंग मुझे यहां क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। तो यहां पे x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y इक्वल fx में x आपके पास क्या है, अगर फंक्शन की डेफिनेशन देखें, इंडिपेंडेंट। जैसे जैसे डोमेन का आप चेंज करते जाओगे एलिमेंट, उसके कोरेस्पोंडिंग आपको y मिलता जाएगा। तो x आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डोमेन का हर एलिमेंट चेंज करेंगे जब। और यहां पे y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। y आपके पास क्या आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। x is independent variable and y is डिपेंडेंट वेरिएबल। x चेंज y के उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी। जैसे जैसे x असाइन करते जाओगे y फाइंड करते जाओगे। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन भी आप यहां से भी क्लियर हो सकते हो कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट एंड व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। बताइए क्लियर है क्या? कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चले, व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई रटने की जरूरत नहीं है वाई एक्स रिलेशन में, सिंपल बेसिक डेफिनेशन पे जाना है। ये समझाया, ये क्लियर हुआ कि क्यों एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट है। जल्दी बताइए, फिर नेक्स्ट चलते हैं अपना। क्लियर है सब लोगों को? रामाशीष को क्लियर है? बाकी लोग भाई जल्दी जल्दी बताया करो। ओके भाई, चलिए अब डेरिवेटिव की बात करते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है तो मुझे डेरिवेटिव डिफरेंशियल वर्ड तो यूज हुआ। रियल में हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं, ठीक है, जिसने रियल नहीं पढ़ा अब तक वहां तक, तो उसके लिए मैं बात करता हूं। तो डेरिवेटिव क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं, सबको हुआ। तो हमने एक गिवन कर्व लिया y इक्वल वाई एक्स, y इक्वल वाई एक्स, समझाने के लिए। ठीक है, सिंपल सा एक यहां पे मैं पॉइंट ले लेता हूं P, दिस इज Q, और इस जोड़ से इस पॉइंट को जोड़ देता हूं और इसको यहां पे x एक्सिस पे कट करा देता हूं, एक पॉइंट ले लेता हूं S। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, इस लाइन को हम बाद में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया और इस P पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। क्या ड्रॉ करता हूं? P पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं यहां पे। ठीक है,
ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब अपना वाई एक्सिस मान लीजिए ये चोर्ड जो है पी क्यू को जो ऐड कर रही है, ये पी और ये क्यू को, ये एंगल थीटा बना रही है और ये एंगल फाई बना रही है। दिस एंगल इज फाई। ठीक है, इस पी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूं एक्स एक्सिस पे, इस क्यू से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं एक्स एक्सिस पे। इसको मान लिया टी दे दिया, दिस इज हमने एम दे दिया, ये हमने एन दे दिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रुक जाओ, एक बार थोड़ा फिगर दोबारा बढ़ा देते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे। थोड़ा सा समझ में आए कि हो क्या रहा है। दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू, ये हमने चोट को ऐड किया, ये पॉइंट आपके पास एस आ गया, इस पे हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, इस पॉइंट टी, इसने थीटा एंगल बनाया, इसने मान लीजिए फाई एंगल बनाया, इससे एक पॉइंट ये एम पे, इससे एक पॉइंट ये एन पे। ठीक है, दिस इज एन, और एक लाइन पी से आर पे यहां पे ड्रॉ कर दी, ये पी ये आर, ये हमने दी। ठीक है, एक लाइन परपेंडिकुलर। समझते हैं कि क्या है। ये हमारे पास कोई गिवन कर्व है अपना y इक्वल वाई एक्स। इन जनरल आप ये नहीं कि ऐसा ही शेप बनाओ, कोई भी शेप बना सकते हो। ठीक है, उन दो पॉइंट को P से Q में मैंने एक चोट से जोड़ा और इस पॉइंट P से एक टेंजेंट पास कराई। Q से भी पास करा सकता था, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। वो एट पॉइंट N पे दे देगा, ये पॉइंट आपको किस पे दे रहा है, M पे। ठीक है, सो और ये जो चोर्ड है PQ को ज्वाइन कर रही है जो लाइन सेगमेंट, वो थीटा एंगल बनाता है पॉइंट S पे विद एक्स एक्सिस, ये फाई एंगल बनाता है पॉइंट एक्स एक्सिस पे जो इसकी टेंजेंट है, और ये पी एम पी एन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, सिंपली अभी मैं इसको एक डिफाइन कर रहा हूं क्लोज इंटरवल ए बी टू आर। आप जनरलाइज कर सकते हो आर टू आर कि लेट वाई ए बी टू आर, कोई फंक्शन है, लेट वाई ए बी टू आर be derivable at some c belongs to ab, या हम कहें c belongs to r, किसी पॉइंट पे डेरिवेबल है। देन एक पॉइंट लिया p c y ऑफ c, c x एक्सिस पे, y या c f c, जो है कैपिटल P हमने पॉइंट लिया p c f c इज ए पॉइंट, जो हमने ग्राफिकली ड्रॉ किया उसको लिख रहा हूं मैं, इज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ y इक्वल वाई एक्स, इज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ y इक्वल वाई एक्स। लेट, फिर एक पॉइंट लिया Q C प्लस एच, y ऑफ C प्लस एच, h डिस्टेंस पे एक नाइबरहुड लिया किसका, लेट Q बी ए पॉइंट in a neighborhood of P। एक पॉइंट लिया इन ए नाइबरहुड ऑफ P पे, किसने डिस्टेंस पे चले गए, इस पॉइंट पे H डिस्टेंस हम बढ़ गए, यहां पे P C Y C था, ये Q C प्लस H Y C प्लस H था। ठीक है, नाइबरहुड ऑफ P सच दैट, और ये a लेस देन c प्लस एच लेस देन, a लेस देन c प्लस एच लेस देन b। ठीक है, कि ये जो पॉइंट जो आपने नाइबरहुड का पॉइंट बढ़ाया वो a और b के बीच में ही लाई कर रहा है, a लेस देन c प्लस एच लेस देन b। ठीक है, तो ज्वाइन किया हमने किसको, पी क्यू को, ज्वाइन पी क्यू, इस पॉइंट को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया, चोर्ड से ज्वाइन किया,
and to meet x-axis किस पॉइंट पे? एट पॉइंट S. To meet x-axis at point S, let PQ make an angle थीटा किसके साथ? विद x axis. Let PQ make an angle थीटा विद x axis के साथ थीटा एंगल बनाता है. ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया कि ड्रॉ द tangent line at P which makes an angle phi with x axis. जो एंगल फाई बना रही है किसके साथ? विद x एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रही है. ठीक है. ड्रॉ, फिर हमने ड्रॉ किया PM एंड QN किस पे? परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. करें ना ये ड्रॉ PM एंड QN. ड्रॉ PM एंड QN परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. ठीक है. एंड जो आपका PR है, PR आपने क्या लिया पॉइंट? दैट इज दिस PR. ये किस पे परपेंडिकुलर है? QN पे. PR किस पे परपेंडिकुलर है? QN पे. एंड PR परपेंडिकुलर टू QN. PR मेरा QN पे परपेंडिकुलर है. ये चीजें इन जनरल वो मैंने ग्राफ बनाया y इक्वल आया, आप ऐसे बना सकते हो, जैसे आपका मन करे आप बना सकते हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका आ जाएगा. ठीक है ना. तो अब बात करते हैं ना. ठीक है. अगर आप चेक करें, अगर मैं इसकी बात करूं, ये एंगल यहां पे थीटा बना रहा है, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है. दिस इज, अगर आप गौर से देखें, ये एक ट्राइंगल बन रहा है और ये एंगल क्या है? थीटा है. अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी आपके पास क्या होगा? थीटा होगा. दिस इज ऑल्सो थीटा एंगल. ठीक है. ये तो 9th में ज्योमेट्री पढ़ी है इतनी, ये आपके पास आया. अब मैं डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं. ठीक है. क्योंकि मैं इसको रिलेट करूंगा स्लोप से. स्लोप क्या होता है? इंक्लाइनेशन या झुकाव. मान लो आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, उसका कितना झुकाव है, कितना इंक्लाइनेशन है उसका, वो कैसे निकालते हैं कि आप एक लाइन पे इनिशियल पॉइंट लिए, एक एंड पॉइंट लिए, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं. स्लोप हमारा m डेल y ओवर dy ओवर dx इक्वल किसके इक्वल होता है? tan थीटा के. ये आपने पढ़ा होगा स्लोप के बारे में. स्लोप हमें क्या देता है? इंक्लाइनेशन, कितना झुकाव है. ठीक है. अगर मैं इस लाइन का निकालूं x एक्सिस के जो पैरेलल होगी, तो झुकाव तो कुछ नहीं होगा, तो वहां पे y 0 होगा, तो मेरा स्लोप यहां पे 0 होगा. अगर मैं पैरेलल टू y एक्सिस स्लोप निकालूं बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, तो वहां पे स्लोप क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, क्योंकि वहां पे चढ़ना उतना ही मुश्किल होगा. और यहां पे स्लोप, और स्लोप हमेशा हम लेफ्ट टू राइट लेके चलते हैं, या नीचे की ओर जाए या ऊपर की ओर जाए. ठीक है. लेफ्ट टू राइट लेके चलते हैं. तो ये एंगल आपके पास थीटा बनाएगा. अब मुझे स्लोप फाइंड करना, तो मैं यहां से डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं. एक मेरे पास PR है, QR है, ये मेरे पास डिस्टेंस है. अब मैं सबसे पहले तो ये निकाल लूं QR. QR क्या होगी? QN माइनस RN का डिफरेंस. अगर आप देखें कि इस पूरी टोटल में से अगर ये निकाल दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगी? QR बचेगी. ठीक है. नाउ QR किसके इक्वल होगा? QN माइनस RN. और मेरा जो RN है वो किसके इक्वल है? क्योंकि PR QN पे परपेंडिकुलर है, तो ये जितनी है उतनी ही RN है.
जितना आपके पास Rn है उतना ही Pn है, तो यहां से क्या लिख सकते हो, इज तो QR इक्वल QN माइनस Pn, QR इक्वल QN माइनस Pn, ठीक है। और ये क्या हो गया, दिस इज डिफरेंस इन ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स मतलब वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है, डिफरेंस इन ऑर्डिनेट्स ऑफ किसके, ऑफ Q एंड P, डिफरेंस इन ऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड P। एक सेकेंड, Q और P के ऑर्डिनेट्स, यहां पे ऑर्डिनेट्स क्या है, दैट इज वाई सी प्लस एच, ठीक है भाई। इस QR में से ये वाला आप घटा रहे हो, इस QR में से ये PM घटा रहा हूं, तो ये किसका डिफरेंस हो गया, इनके ऑर्डिनेट्स का। यहां पे पॉइंट है जो, दैट इज दिस पॉइंट क्या है, YC प्लस एच, और दिस पॉइंट क्या है, YC, इन्हीं का तो डिफरेंस हो गया, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स। QR माइनस PN इज डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स यहां पे पॉइंट क्या है, अगर यहां से यहां मिलाएंगे YC प्लस एच, और इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, YC, इन्हीं का तो डिफरेंस है, बताइए। जैसे ही मैंने PM को माइनस किया तो ये डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट आ गया QNP, और QN का क्या है, YC प्लस एच माइनस YC, YC प्लस एच माइनस YC। तो जो मेरे पास QR आया वो मेरे पास डिस्टेंस क्या आ गई, YC प्लस एच माइनस Y ऑफ C, ठीक है। अब मैं डिस्टेंस इसकी बात करता हूं P ऑफ R की, जिससे मैं स्लोप इसका निकाल, P ऑफ R। P ऑफ R मेरे पास क्या होगा, अगर हम बात करें P ऑफ R की, अगर मैं बात करूं ये है, तो अगर इस डिस्टेंस को मैं निकालना चाहूं तो ये टोटल मेरे पास ये क्या है, ओरिजिन, ON में से OM माइनस कर दूंगा, ON में से OM माइनस कर दूंगा तो MN आ जाएगा, क्योंकि PR किसके इक्वल है, MN के। तो यहां से ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, ON माइनस OM, और ये किसका डिफरेंस है, एब्सिका का, एक्स एक्सिस में जो पॉइंट है, तो ये क्या है, डिफरेंस इन एब्सिका, डिफरेंस इन, एक सेकंड, ये हमने गलत लिखा, डिफरेंस इन एप्सिका ऑफ Q एंड P, किसका, Q एंड P का। और यहां पे एप्सिका क्या है भाई, यहां पे ये पॉइंट है C प्लस एच, और ये M पॉइंट है C, PC YC, QC YC प्लस एच, तो C प्लस एच माइनस C का डिफरेंस है। ये पॉइंट क्या आया, C प्लस एच माइनस C, ये इसका डिफरेंस है। तो स्लोप ऑफ PQ अगर मैं निकालूं, चोट का जो हमने लाइन सेगमेंट से पॉइंट डाउन किया था, इसका स्लोप निकालते हैं, दैट इज tan थीटा। वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूशनल अपॉन बेस, दैट इज QR अपॉन PR। जानते हो स्लोप ऑफ PQ क्या आएगा, यहां से अगर मैं निकालूं स्लोप ऑफ PQ दैट इज इक्वल tan थीटा, वो किसके इक्वल होगा, QR अपॉन PR, ठीक है। स्लोप ऑफ tan थीटा की भी अगर हम बात करें ब्रैकेट में, M इक्वल डेल वाई ओवर डेल एक्स, या हम टोटल डेरिवेटिव में बात करें dy ओवर dx इक्वल क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल
ये तो आपको स्लोप देता है। तो पी क्यू टेन थीटा क्यू आर। अब क्यू आर क्या है आपके पास, वाई सी प्लस एच। एच, ये आपके पास आया किसका स्लोप, पी क्यू का। किसका स्लोप आया, पी क्यू का। यहां तक कोई दिक्कत। अब जैसे ही मैं एज एच टेंस टू जीरो, एच मेरा जीरो की ओर अप्रोच करेगा, जब यहां पे जो पॉइंट है आपके पास सी प्लस एच, वाई सी प्लस एच, एच जीरो की ओर अप्रोच करेगा तो क्यू किसकी ओर अप्रोच करेगा, पी की ओर। भाई जैसे ही मेरा एच जीरो की ओर जाएगा, मेरा क्यू किसकी ओर आएगा, क्योंकि क्यू किसका नाइबरहुड है, पी का। एच जैसे ही जीरो की ओर आएगा तो मेरा क्यू किसकी ओर आएगा, पी की ओर आएगा। मानते हो नहीं बात, जैसे ही एच जीरो की ओर जा रहा है, क्यू किसकी ओर आ रहा है, पी की ओर आ रहा है। तो यहां से एज क्यू टेंस टू जीरो, एज एच टेंस टू जीरो, द पॉइंट क्यू किसकी ओर अप्रोच करेगा, द पॉइंट क्यू अप्रोचेस द पॉइंट पी, अप्रोचेस द पॉइंट पी। एच जीरो की ओर, क्यू पी की ओर अप्रोच करेगा अलोंग द ग्राफ, किस पे, अलोंग द ग्राफ y इक्वल yx, एंड और इसके परिणाम स्वरूप, एंड कॉन्सिक्वेंटली, दैट इज परिणाम स्वरूप, एंड कॉन्सिक्वेंटली द चोड पी क्यू, द चोड पी क्यू becomes, the chord PQ becomes the tangent the chord PQ becomes the tangent to the curve, किस पे, becomes the tangent to the curve at P, at P। क्यों, आप देख सकते हो जैसे ही H जीरो की ओर गया, Q P पे गया, और यहां पे ये जो चोर्ड है ये टेंजेंट का ये काम कर देगी, मतलब थीटा किस पे शिफ्ट हो जाएगा, H जीरो की ओर जा रहा है, थीटा किस पे शिफ्ट हो जा रहा है, Y पे। भाई इसके बाद तो अगर यहां चोर्ड आपकी P पे शिफ्ट हो गई तो ये जो चोर्ड है ये टेंजेंट का भी वर्क कर देगी, क्योंकि यहां P पॉइंट से तो टेंजेंट पास हो रही है। तो मेरा ठीक थीटा किसकी ओर अप्रोच कर जाएगा, फाई की ओर। जैसे ही H जीरो पे जा रहा है, Q P की ओर, और मेरा जो चोर्ड आ रही है इसी पॉइंट से मेरा टेंजेंट पास हो रही है, तो वो मेरा थीटा भी किस ओर साइड कर जाएगा, टेंड फाई की ओर। किस ओर टेंड कर जाएगा, फाई की ओर। तो इसका मतलब जब H टेंड्स टू जीरो है, Q P की ओर जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो उसके अनुसार परिणाम स्वरूप जो मेरी चोर्ड है, जो टेंजेंट है टू द कर्व एट P, ठीक है, वो चोर्ड क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी टू द कर्व एट P, और मेरा थीटा किस ओर वेरी कर जाएगा, फाई। माई थीटा इज वेरी टू, क्योंकि H जीरो पे चला गया तो P से Q को कनेक्ट नहीं किया, तो वो जो मेरे पास चोट तो नहीं रही, तो वो मेरा क्या बन गई, टेंजेंट। क्योंकि जैसे ही मैं इस H को जीरो कर रहा हूं तो ये पॉइंट मेरा P बन जा रहा है, तो इसका तो कोई, तो इसका मतलब जो मेरी ये चोट है ये मेरी टेंजेंट बन जा रही है, मतलब मेरा थीटा शिफ्ट हो जा रहा है किस पे, फाई पे। जैसे ही मैं H जीरो की ओर जा रहा हूं, मेरा थीटा फाई पे शिफ्ट हो जा रहा है। किस पे शिफ्ट हो जा रहा है, मेरा थीटा फाई पे शिफ्ट हो जा रहा है। तो बिकम्स
द chord PQ becomes the tangent to the curve at P theta tends to phi. So tan phi इक्वल क्या आया, लिमिट कब, जब Q किसकी ओर टेंड करेगी, P की ओर ऑफ tan थीटा, इसी के तो इक्वल होगा when Q tends to P theta tends to phi. तो tan phi इक्वल लिमिट Q tends to be tan थीटा, और ये कब होगा, Q P की ओर टेंड करेगा when लिमिट H tends to 0 y c प्लस H माइनस y ऑफ C अपॉन H, और ये किसके इक्वल होता है, y डैश C. इसको किसके इक्वल लिखते हैं, y डैश C. एक पर्टिकुलर लिया, इन जनरल हम R पे बात करेंगे तो x के इक्वल कि y C प्लस ये x प्लस H माइनस y ऑफ x अपॉन H इक्वल y डैश x. हमने एक पॉइंट के लिए बात की, ठीक है. तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, ठीक है, यहां तक कोई क्लियर. तो इसका मतलब क्या आ गया कि जो मेरा डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है किसका, ऑफ टेंजेंट, की टेंजेंट का उस गिवन कर्व पे कितना झुकाव है वो मेरा डेरिवेटिव होता है. यही तो फाइंड किया हमने. हेंस द डेरिवेटिव ऑफ y एट c इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व किस पे, y इक्वल y x पे एट पॉइंट किस पे, c y c पे. तो जितना टेंजेंट का झुकाव होता है किसी पॉइंट पे कर्व के, वो ही उसका डेरिवेटिव होता है. ठीक है, तो यहां से क्या आया, तो हेंस द डेरिवेटिव ऑफ y at c, hence the derivative of y at c is the slope, that is स्टीपनेस. झुकाव की अगर हम बात करें, तिरछा कितना है, डायरेक्शन एंड स्टीपनेस. hence the derivative of y at c is the slope of, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पे, टू द कर्व y इक्वल y x एट पॉइंट c y c, एट पॉइंट c y c. तो डेरिवेटिव का क्या मीनिंग होता है, डेरिवेटिव होता है टेंजेंट का स्लोप किस पे, गिवन कर्व पे, गिवन कर्व पे टेंजेंट का स्लोप. ठीक है. अब आपने पढ़ा भी होगा कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. ये हमने पढ़ा है. दैट इज कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, किसी भी पाथ से मैं जाऊं तो जो मेरा डेरिवेटिव है उसकी लिमिट सेम आनी चाहिए. ये नहीं कि इस पाथ से गया ये आ जाए, इस पाथ से गया ये आ जाए. तो यहां से क्या डिस्क्राइब हुआ कि कर्व के हर एक पॉइंट से, कि कर्व के हर एक पॉइंट से यूनिक टेंजेंट ही पास होनी चाहिए. अगर कर्व के एक भी किसी पॉइंट से ऐसा हो गया कि यूनिक टेंजेंट पास नहीं हुई तो वो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होगा. कैसे, मान लीजिए ये कोई फंक्शन है, ठीक है जी, समझिएगा. अब इस पॉइंट पे ये जो सार पेज बना, मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है नहीं. अब अगर इस पॉइंट से देखूं मैं, इस पॉइंट से आप अगर चेक करें तो यहां से आप देख रहे हो कि एक तो इस पॉइंट पे ये भी टेंजेंट का वर्क करेगी, एक इस पॉइंट पे ये भी टेंजेंट का वर्क करेगी, ठीक है, एक इस पॉइंट पे ये भी टेंजेंट होगी इसके कोरिस्पोंडिंग. तो मतलब इस एक पॉइंट से 3 टेंजेंट पास हो रही है. तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है.
इसका जो स्लोप होगा m वो लेस देन 0 होगा। यहां पे स्लोप ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग उसमें जा रहा है तो m ग्रेटर देन 0 होगा। और यहां पे स्लोप जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है यहां पे m क्या होगा 0 के इक्वल होगा। तो 3 डिफरेंट पाथ से मैं आ रहा हूं क्योंकि इसी पॉइंट पे मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तीनों केस में अलग अलग लिमिट आ रही है। यहां पे m ग्रेटर देन स्लोप ऑफ टेंजेंट तीनों केस में अलग अलग आ रहा है तो मतलब इस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस टेंजेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो स्लोप आ रहा है वो अलग आ रहा है, इस टेंजेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो स्लोप आएगा वो अलग आएगा, इस टेंजेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो स्लोप आएगा वो अलग आएगा। तो यदि ज्योमेट्रिकली किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करते हैं वो ये क्या उस पॉइंट से, क्या उस कर्व के हर पॉइंट से यूनिक टेंजेंट, अगर उसके हर पॉइंट से यूनिक टेंजेंट पास होगी तो उस टेंजेंट के कोरस्पॉन्डिंग स्लोप भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो लिमिट क्या होगी, एक ही एग्जिस्ट करेगी, लिमिट हमेशा यूनिक होती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये चेक करते हैं कि अगर कहीं भी शार्प एज बन जाता है किसी ग्राफ में किसी कर्व के तो उस शार्प एज पे फंक्शन इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होता क्योंकि वहां पे मोर देन वन टेंजेंट मिल जाएगी। तो यदि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना है किसी कर्व का तो इसका मतलब उसके हर पॉइंट से आपको एक यूनिक टेंजेंट ही पास होनी चाहिए। तो डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का जितना झुकाव होगा किसी गिवन कर्व पे उस पॉइंट पे वो उसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। बताइए भाई, समझे क्या? हाँ जी, बताइए क्लियर है क्या सब लोग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ये समझ में आया सब लोगों के? ठीक है, रामाशीष के, मोहम्मद, क्लियर हो ना? क्योंकि डेरिवेटिव का यूज करूंगा अब मैं जो सॉल्यूशन पे जाऊंगा तो इसलिए मैंने बताया कि क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा तो हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो आपको मैंने बता दिया, हम उसकी ज्यादा उसमें नहीं गए गहराई में। ठीक, सब लोगों के क्लियर है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, यही यहीं से हम वो रियल वाले से ही हमने लिया है, रियल में हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं वहीं से आया है। दीपक कुमार के क्लियर है? ठीक है, चलिए भाई सब लोग बता दिया करो एक बार जल्दी जल्दी से, जिससे क्योंकि देखो ओडी सॉल्यूशन करना आप जानते हो, ठीक है, कि वो तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ओडी है क्या वो मुझे पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए वो मुझे पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो आगे मेथड आ जाएंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एग्जैक्ट, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, वो सब चीज तो मैं पढ़ाऊंगा ही, पर ओडी स्टार्ट कहां से हुई, क्या है क्या नहीं, वो मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए या ऐसे भी देख सकते हो, सिंपल एक ग्राफ है, दिस इज ए पॉइंट, ये हमारे पास कोई पॉइंट है x1, इस पॉइंट, ये पॉइंट हमने मान लीजिए कोई q ले लिया, ठीक है, वो तो हमने p से, अगर मैं इससे कोई टेंजेंट पास कराता हूं, टेंजेंट पास कराई, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया हमने x0, दिस इज p, x0 दिस इज p, ये चोट से इसको ऐड कर दिया, तो ये जो टेंजेंट पास हुई इसने एंगल क्या बनाया, थीटा बनाया। इसके साथ दिस पॉइंट इज y0, दिस पॉइंट इज y। अगर मुझे स्लोप निकालना है, मतलब इस q पॉइंट पे डेरिवेटिव की बात करनी है, तो दैट मीन्स मैं क्या कह रहा हूं कि इस टेंजेंट का स्लोप एट q क्या होगा वो मुझे चेक करना है। अगर मैं डेरिवेटिव चेक करना चाह रहा हूं किस पे,
कि इस क्यू पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा। सिंपली ये तो मैं एक बता रहा हूं यार, थोड़ा सा समझाने के लिए। प्रॉपर मैंने आपको बता दिया कि लेट y इक्वल वाई एक्स, ठीक है। तो डेल y क्या होगा, स्लोप निकालने के लिए इनिशियल पॉइंट y माइनस वाई नोट, y1 माइनस वाई नोट का डिफरेंस, अभी हमने ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ही तो आया था। डेल x क्या होगा, x1 माइनस x नोट। तो स्लोप आपके पास किसके इक्वल होता है, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1, y1 माइनस y नोट, x1 माइनस x नोट, दैट इज डेल y ओवर डेल x। या हम कहें इवन लिमिट x नोट टेंड्स टू x1 डेल y ओवर डेल x, या और आप कह सकते हो dy ओवर dx। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ेंगे टोटल में, dy ओवर dx, ठीक है। आपका इक्वल क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट किस पे, x1 इक्वल tan थीटा। अब की बार हमने किस पे निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1। वहां पे हमने इन जनरल प्रूफ किया था एट पॉइंट p के लिए, उसी से डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो ये क्या आया, लिमिट जब x नॉट टेंड्स टू x1 पे जा रही है, डेल बाई dx, ये किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 इक्वल tan थीटा। इसलिए हम dy ओवर dx जो निकालते हैं डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे, ऐसे उसका वो क्या देता है, स्लोप देता है टेंजेंट का एट पॉइंट किस पे, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है x1, ठीक है। समझने के लिए ये उसी के हमने स्पेशल केस उठाया, छोटा सा समझाने के लिए आपको, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की बात करता हूं मैं कि g आपके पास है, कोई एक g डिफाइन किया, x fx ले लेते हैं, या yx ले लीजिए, या fx, कोई दिक्कत नहीं है, और x बिलोंग्स टू r है जी, x fx, x बिलोंग्स टू r, ये आपको दिया है कि कह रहा है कि g भी एक ग्राफ, g एक ग्राफ है, g भी एक ग्राफ such that at each point, g वो ग्राफ है such that at each point radius vector, g भी एक ग्राफ such that at each point radius vector perpendicular to tangent, then g is, g क्या होगा, ऑप्शन ए कहा उसने एक सर्किल होगा, ऑप्शन बी उसने कहा एक इलिप्स होगा, ऑप्शन सी उसने कहा एक हाइपरबोला होगा, एंड ऑप्शन डी उसने कहा क्या एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। बताइए, जी आपको डिफाइन किया x fx, जी वो ग्राफ है सच दैट जहां पे जो रेडियस वेक्टर है, ठीक है, मतलब ओरिजिन से रेडियस वेक्टर कहें या पोजीशन वेक्टर कहें, दोनों सेम ही चीजें वेक्टर में, कि ओरिजिन से पॉइंट p पे जो डायरेक्शन वेक्टर है उसी को हम रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं, वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर है। तो वो आपसे जानना चाह रहा है कि जी आपका क्या होगा। तब वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज जी। ठीक है, मान लीजिए ये आपको उसने दिया है, ठीक है जी। मैं कोई भी गिवन कर्व ले लेता हूं, सिंपल सा जो उसने कहा है, ये मान लीजिए मैंने कर्व ले लिया y इक्वल वाई एक्स। इन जनरल बनाओगे आप, कैसे भी बनाओगे आएगा सेम, ठीक है। इस पे ये मैंने टेंजेंट पास करा ली इसके एक पॉइंट से P से, ठीक है। अब ये टेंजेंट किससे है, y एक्स से, y एक्स से
और इस पॉइंट P पे जो रेडियस वेक्टर है वो हमेशा परपेंडिकुलर है। तो कहा कि GP ए ग्राफ सच दैट एट ईच पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर, यहां पे कहीं भी लोगे ये पॉइंट मैंने ले लिया एक P x y, यही उसने कहा है। इस कर्व पे टेंजेंट का ये पास कराओगे, उसके हर पॉइंट पे ये रेडियस वेक्टर, इन जनरल हम ओरिजिन से लेके चलते हैं पोजीशन वेक्टर को, अगर पॉइंट तो और भी है पर हमारा जो यहाँ पे है, जो अभी हम पढ़ाई करें उसके अकॉर्डिंग रिसर्च उसमें जाएंगे तो आप ले सकते हो वही, ठीक है। तो ये मेरा ओरिजिन है, तो पॉइंट P है, ये कह रहा है कि गिवन ग्राफ पे इसके रेडियस वेक्टर टेंजेंट के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये रेडियस वेक्टर लिया, ये परपेंडिकुलर है, यहां से एक लाइन ड्रॉगी, दिस, ये y डिस्टेंस, ये क्या बना रहा है 90 एंगल, दिस डिस्टेंस इज x, ठीक है। अब आपको पता है जो टेंजेंट है जो पास होगी गिवन कर्व के, वो एंगल मान लो x एक्सिस के साथ कितना बना रही है, थीटा बना रही है। जो x एक्सिस के साथ टेंजेंट का एंगल है भी हम पढ़ के, ठीक है, मान लीजिए वो थीटा है। जो टेंजेंट इस गिवन कर्व के पॉइंट से पास हो रही है वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या है, थीटा है, ठीक। अब ये जो एंगल थीटा है दैट मीन्स ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, थीटा होगा। तो ये एंगल क्या होगा अगर इसकी बात करें, ठीक है, ये थोड़ा सा इससे टच होता जा रहा है भाई, ये ध्यान रखना गिवन कर्व थोड़ा बना नहीं पाए, तो ये यहां से यहां तक 360 का बनता, तो थीटा आपके पास अगर इसकी बात करें, हाँ जी भाई 90, ये पूरा टोटल बनता है, ये 90 बन रहा है, तो ये वाला एंगल इसकी बात करेंगे क्या बन जाएगा, x 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब ये एंगल ये वाला बस, ये टोटल 360 था, ये 90 हो गया आपके पास, ये थीटा तो 180 माइनस थीटा, ये अंदर अंदर वाला, एक सेकंड भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखते हैं, ये तो 9th वाली चीजें हैं, ये आपको पता भी होंगी। अब ये 90 है 180 माइनस थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा माइनस 90, दिस एंगल इज थीटा माइनस 90, ठीक है। इस थीटा एक और में ये थीटा या ओवरऑल 360 का था, ये 90 आया तो माइनस करके 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा प्लस 90, 360 एंगल, ये क्या होगा 360 माइनस करोगे तो थीटा माइनस 90, ये आपके पास आया, ठीक है। अब हमें पता है क्या कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा भी देख के आए हो किसके इक्वल है, dy ओवर dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस x0, ये है। और विद द हेल्प ऑफ दिस टेन थीटा माइनस 90 किसके इक्वल होगा, y अपॉन x के, बाय यूजिंग दिस। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट दे दें, टेन थीटा माइनस 90 किसके इक्वल होगा, y बाई एक्स के, टेन थीटा माइनस 90 y बाई एक्स, ये किसके इक्वल होगा, माइनस कोट थीटा इक्वल y बाई एक्स, दैट इज टेन थीटा इक्वल माइनस एक्स अपॉन y, इक्वेशन 2, ठीक है। नाउ कंपेयर कर दें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, dy ओवर dx इक्वल माइनस एक्स अपॉन y, dy ओवर dx, सोमस सर एंगल दोबारा एक्सप्लेन कर दो, करते हैं अभी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, y dy प्लस x dx इक्वल 0, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, यहां c1 स्क्वायर ले ले कोई दिक्कत। तो क्या इक्वेशन आई ग्राफ की, एक सर्किल आया, आई एक सर्किल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंगल क्या है मोहम्मद, एंगल के बारे में अगर बात करूं, जो ये अभी मैं देख के आया था, या हम कहें कि जो मेरी टेंजेंट है, जो जिस पॉइंट मान लो P से जा रही है, टेंजेंट एट पॉइंट P, वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, दिस मेक्स थीटा एंगल। तो ये एंगल भी थीटा होगा, ज्योमेट्री 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने।
ओवरऑल ये एंगल था पूरा 360, ये एंगल आपके पास बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें से आप माइनस करोगे क्या, ये 90 आपके पास है, इस एंगल की मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब ये एंगल जो आपके पास है थीटा, अब ओवरऑल अगर ऐड भी करें, ये एंगल कितना बनेगा, 180 का बनेगा। ठीक है, देखो समझने की बात ये है, अगर मैं छोटा सा यहां करके समझाऊं कि आपके पास ये लाइन है, ये कर्व है, यहां देखो ये लाइन है। ठीक है, समझे, यहां पे एक पॉइंट है जिसका एंगल है थीटा। ठीक है, अब आपको निकालना है ये। अब इसकी बात करें, दिस एंगल, थोड़ा सा ग्राफ अगर आप समझोगे, यहां से अगर यहां तक मैं बनाऊंगा, ठीक है, इस ग्राफ को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो ये जो है हाफ सर्किल, ये कितना बनाएगा इस पे, अगर इस एंगल की बात करें, ये कितना बनाएगा टोटल 180। थीटा आपका ये आ रहा है, दिस इज थीटा, तो ये वाला निकाल दोगे ना, ये बाहर वाला। थोड़ा सा अगर आप ग्राफ समझने की कोशिश करोगे ना, थोड़ा सा ये यहां पे जो एंगल मैं बना रहा हूं ना, ये ओवरऑल यहां तक, एक सेकंड यही चला गया ये पॉइंट, ये ओवरऑल अगर पॉइंट की बात करें, थोड़ा सा ये यहां पे है ना, एक कर्व हम ठीक से नहीं बना पाए, ये ओवरऑल जो टोटल एंगल होगा वो 360 का एंगल, वो बनेगा 180 का, क्योंकि क्या बन रहा है, इस लाइन पे क्या एंगल बनेगा 360, 180 का। उसमें से मुझे थीटा क्या है पहले से पता है कि ये मेरे पास ऑलरेडी थीटा गिवन है, तो 180 में से मैं माइनस करूंगा थीटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल, दैट इज दिस 180 माइनस थीटा। तो यहां से मैंने ये 180 माइनस थीटा निकाला। ये तो 9th का कंसेप्ट है यार मोहम्मद साकिब, सिंपल सा एंगल्स का। ठीक है, 180 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ओवरऑल ये थीटा माइनस 90 हो जाएगा। वहां से मैं इसको सोल्व किया है। थोड़ा सा आप कॉपी पे ग्राफ बना के देखोगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, फिगर दिख जाएगा। एक सिंपल सी एक लाइन है, ठीक है, अगर इसे यहां ले जाओ, ये एंगल की बात करी, या एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा और बोल दें, दिस, ये एक लाइन है, ये एंगल थीटा है, ये ओवरऑल बन रहा है कितना 180, थीटा इसमें से गया तो ये क्या बचेगा 180 माइनस थीटा। ये मैंने आपको बताया, इसलिए वहां पे 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये क्या आया, ये जी ने किस ग्राफ को रिप्रेजेंट किया, एक सर्किल के ग्राफ को रिप्रेजेंट किया। जैसे कॉपी में बनाओगे ना, थोड़ा सा, क्योंकि इस पेन से थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाता है, ये वो तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ये थोड़ा खड़ा बन गए, थोड़ा सा आप झुकाव देखोगे ना, इस टाइप से मैं थोड़ा सा करोगे, नहीं वो 360 नहीं, हाँ वो मैं हाफ सर्किल बना 180, वो मैंने गलती से बोल दिया था 360। ठीक है मोहम्मद काजिम, वो 180 है, दिस इज 180, दिस इज 180 नॉट ए 360। 360 तो पूरा एक सर्किल बनता जब 360 मिलता है ना टोटल। हाँ ठीक है, 180 एंगल बनेगा वो आपका। हाँ भाई, और किसी को कोई डाउट हो जल्दी जल्दी बताइए, और किसी को डाउट है? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताओ। या ये सोच के आए थे कि सर आएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखाएंगे, ऑर्डर की डेफिनेशन लिखाएंगे, डिग्री की डेफिनेशन लिखाएंगे हमें, ठीक है, ऑर्डर डिग्री की डेफिनेशन लिखाएंगे, फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कराएंगे, dy ओवर dx प्लस वाई इक्वल 0, इसको सोल्व करो, हैं? यही सोच के आए थे क्या भाई कि ओडी ऐसे शुरू होगी? हाँ जी,
मोनिका के क्लियर है, सब लोगों के क्लियर है। चलिए, और कोई ऐसा जिसके क्लियर ना हो पूछ सकता है भाई। तो उसने रिप्रेजेंट किया एक सर्किल को, ठीक है। चले आगे। भी क्लास डेली करोगे तभी अगली क्लास समझ पाओगे। मेरा कोई भी टॉपिक चलेगा अगर दिया, ध्यान रखना आप, ठीक है, क्योंकि हर चीज कनेक्टेड होगी। क्लियर है सबको? चलो आगे। जल्दी बताइए, चले आगे। बाकी लोग भाई चलिए अब डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव के बारे में बात कर ली, हर चीज के बारे में हमने बात कर ली। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि एन इक्वेशन involving an equation involving derivative of an equation involving, अब डेरिवेटिव वर्ड आएगा तो आपको ध्यान रहेगा कि ये क्या है, क्यों है। an equation involving derivative of one or more than one or more than one dependent, an equation involving इसमें डेरिवेटिव हो ऑफ वन और मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू वन or more than one independent variable तो बहुत ज्यादा बड़ा लिखिए। variable is called differential equation। an equation involving, एक equation involve जिसमें derivative of one or more than one dependent variable with respect to one or more than one independent variable involve होते हैं, वो क्या कहलाती है आपके पास? डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने अभी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी, ना कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसलिए हमने वर्ड यूज किया वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जैसे ही हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हैं वहां पे सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंडर में तो ओडी भी आती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और पीडी भी आती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाती है? इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल d2y ओवर dx2 प्लस dy ओवर dx plus x equal 1. This is a differential equation जहां पे y dependent, x independent variable. Second, first example, del z over del x plus del z over del y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई। यहाँ पे डिपेंडेंट एक है z
लेकिन एक्स वाई क्या है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दिस इज आल्सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, dy1 ओवर dx प्लस dy2 ओवर dx इक्वल sin x। ठीक है, ये आपके पास है। एंड dy1 ओवर dx माइनस dy2 ओवर dx इक्वल, ये आपके पास कैसी हुई, सिस्टम ऑफ ओडी। यहां पे अगर आप देखें दो डिपेंडेंट है y1 एंड y2 एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट है x। ये किस टाइप के होते हैं, सिस्टम ऑफ ओडी। और ये क्या है आपके पास, कोई भी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज्यादा हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जो इन्वॉल्व होती है वन और मोर देन वन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की? हाँ जी, क्लियर डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की। चलो आगे। तो अब बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी का फर्स्ट केस आएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। यह क्या कहती है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग, ऑर्डिनरी वर्ड आ रहा है, ऑर्डिनरी कहें या फिर बहुत सी बुक में टोटल। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी या टोटल डेरिवेटिव ऑफ वन और more than one dependent variable with respect to of one or more than one dependent variable with respect to one independent variable is called ordinary ODE, ordinary differential equation। कि वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ किसका, वन और मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल का किसके रेस्पेक्ट में होता है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। कि यदि एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए तो वो आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकती, या तो वो सिस्टम ऑफ ओडी होगी या वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, वन कहे या सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहती है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्व, वो इक्वेशन जो इन्वॉल्व होती है किसमें, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव या टोटल डेरिवेटिव dy और dx से, टोटल डेरिवेटिव में विद रेस्पेक्ट टू वन, डिपेंडेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू वन और मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू सिंगल। ये वर्ड ध्यान रखना, अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट है तो वो ओडी नहीं है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। विद रेस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी। जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन इन जनरल क्या है कि वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट, बट ओडी उसका एक स्पेशल केस है। तो उसमें क्या आया, विद रेस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट या सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसका एग्जांपल की बात करें यहीं पे कि d2y ओवर dx2 प्लस d2z ओवर dx2 इक्वल xy इक्वल
एक्स वाई, ठीक है, प्लस और भी कुछ लिखना चाहूं साइन एक्स। ये क्या है? एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? यहां पे ठीक है, डिपेंडेंट एक है तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक से ज्यादा है तब भी कोई, वाई जेड डिपेंडेंट है बट सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, ठीक है। और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कोई कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल 0, दिस इज ऑल्सो ओके। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है ना? क्या डेफिनेशन है ऑर्डिनरी की? कि आपका जो डेरिवेटिव है, टोटल डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, विद ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसके? सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तब वो क्या कहलाएगी? ओडी कहलाएगी। इसी में फिर आ जाता है एक सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल में कंडीशन क्या ऐड हो जाती है? सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कि जो आपका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, टोटल डेरिवेटिव है ऑफ वन डिपेंडेंट, वहां पे फिक्स कर दिया कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही होगा। वहां पे हमने फिक्स कर दिया कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी एक ही होगा। तो सिंपल ओडी क्या कह रहती है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन involving a differential equation involving ordinary या फिर total derivative of one, total derivative of one dependent variable with respect to one with respect to one independent with respect to one independent variable is called simple ordinary differential equation is called simple ordinary differential equation। तो सिंपल ओडी में एक और रिस्ट्रिक्शन आ गई। ओडी में रिस्ट्रिक्शन आई थी कि इंडिपेंडेंट वन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। जैसे ही मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में आया, एक रिस्ट्रिक्शन आई कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो सकता है। जैसे ही फिर मैं सिंपल ओडी में आया तो एक रिस्ट्रिक्शन और होगी कि डिपेंडेंट भी अब वन हो सकता है। अगर डिपेंडेंट वन नहीं है तो वो मेरे पास सिंपल ओडी नहीं होगी। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इक्वल वाई, दिस इज ए सिंपल ओडी। डी टू आई ओवर डी एक्स टू प्लस टेन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल एक्स, these are simple ordinary differential equation। बताइए क्लियर है क्या? हाँ जी, क्लियर है डेफिनेशन? व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज सिंपल ओडी। ठीक है, बताइए कोई डाउट हो तो जल्दी बताइए भाई। राम आशीष के क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। आज के लेक्चर में कोई डाउट किसी को? आज के लेक्चर में डाउट है किसी को कोई? ठीक है, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ा देंगे भाई क्लासेस की। आज तो थोड़ा बेस था, बेस से स्टार्ट करना था जिससे आपका इंटरेस्ट बने थोड़ा ओडी में। इंटरेस्ट बनेगा तो फिर पढ़ ही जाओगे ओडी को पूरी। मोनिका के क्लियर है? और कोई भाई कोई डाउट हो किसी को बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रियल की 4:30 पे। नेक्स्ट पे ओडी करेंगे कल फिर सेम टाइम 2:30।
जल्दी जल्दी बताइए भाई कमेंट करके। फिर नेक्स्ट क्लास दीपक कुमार क्लियर, बहुत बढ़िया दीपक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल 2:30, ठीक है। चलिए भाई, रामाशीष बहुत बढ़िया, थैंक यू।